गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं? प्यारे बच्चों, किसी भी एनिमल या बर्ड को छोटी जगहों में रखने से उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज, सनलाइट, एयर नहीं मिलता। वे अकेला और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। वर्तमान समय में क्वारंटाइन में अपने अपने घर के दायरे में सीमित होकर हम उनकी दशा समझ सकते हैं। और ऐसे समय में कोई हमारे दरवाजे आकर हमें चिढ़ाए या परेशान करे तो ऐसा ही हम अपने आसपास के और जू के जानवरों के साथ करते या दूसरों को करते देख चुप रहते हैं। रिसर्च बताती है कि जानवरों को यातना देने वाले लोगों में इंसानों को भी यातना देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक्सटेंडिंग एम्पैथी टुवर्ड्स द birds and animals with whom we share this planet, let's feel the agony and helplessness of a caged tiger in the thought-provoking poem A Tiger in the Zoo, written by the Welsh poet Leslie Norris. First of all, we will go through the poem. A Tiger in the Zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses, at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. First stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid stripes. He टाइगर के लिए कहा गया है। स्टॉल्क्स धीरे से चुपके से चलना, विविड ब्राइट कलर्ड स्ट्राइप्स धारियां। टाइगर धीरे से चुपके से चल रहा है और उसकी धारियां स्पष्ट गाढ़े रंग की है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके पिंजड़े के कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स टाइगर के पॉ के लिए, पंजे के लिए कहा गया है। वेलवेट मखमल, क्वाइट चुपचाप। उसके पंजे मखमल की तरह सॉफ्ट है, जिनके कारण चलने की आवाज नहीं होती। इन हिज क्वाइट रेज, वह चुपचाप है और बहुत गुस्से में है। ही स्टॉल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पोइट यहाँ जू के टाइगर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। टाइगर पिंजड़े के अंदर चहलकदमी कर रहा है। उसके शरीर की धारियां स्पष्ट गाढ़े रंग की है। वह पिंजड़े की लंबाई में कुछ कदम ही चल सकता है, क्योंकि पिंजड़ा बहुत छोटा है। उसके पंजे मखमल की तरह सॉफ्ट है, जिसके कारण उसके चलने की आवाज़ नहीं होती। वह पिंजड़े में कैद है, इसलिए वह बहुत गुस्से में है। वह चुपचाप है, क्योंकि वह निसहाय है। सेकेंड स्टैंजा. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in shadow. Lurking मतलब घात लगाना। उसे छाया में घात लगाना चाहिए था। Sliding through long grass, लंबी घास के बीच सरकना चाहिए था। Near the water hole, पानी के छोटे स्रोत के पास। Where plump deer pass, जहाँ से मोटा हिरन गुजरता है। पोएट टाइगर को पिंजरे के अंदर देखकर दया से भर जाता है। वह कहता है कि बेचारे टाइगर को जंगल में होना चाहिए था। उसे पेड़ों और झाड़ियों की छाया में घात लगाना चाहिए था। उसे लंबी घास के बीच सरकना चाहिए था। तालाब या पोखर के पास किसी मोटे हिरन का इंतजार करना चाहिए था, जो उस रास्ते से पार हो रहा होता। इस तरह उसे वहां बड़े भोज की आशा करनी चाहिए थी। He should be snarling around houses, at the jungle's edge,
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses. Snarling मतलब गुस्से से दांत दिखाना. उसे गुस्से से घरों के चारों ओर गुस्से से दांत दिखाना चाहिए था. At the jungle's edge, जंगल के किनारे, bearing his white fangs, his claws. Fangs नुकीले दांत, claws नुकीले नाखून. अपने सफेद नुकीले दांत और नुकीले नाखून दिखाते हुए, terrorizing the village, गांव को आतंकित करते हुए. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. पोएट कल्पना करता है कि टाइगर क्या करता अगर उसे अपने प्राकृतिक आवास जंगल में शिकार नहीं मिलता. वह जंगल के सामने के गांव के घरों के चारों ओर घूम रहा होता. वह गुर्रा रहा होता. वह इधर उधर घूमते हुए अपने सफेद नुकीले दांत और खतरनाक नाखून दिखा रहा होता. वह गांव के लोगों के लिए भय का कारण होता. पोएट यहाँ एक हिंट देता है कि अगर हम टाइगर के नेचुरल हैबिटेट जंगल को बर्बाद करेंगे तो उसे मजबूरन अपने भोजन की तलाश में गांव और शहरों की ओर रुख करना पड़ेगा. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन but he is locked in a concrete cell, लेकिन वह बालू सीमेंट की बनी हुई कैदखाने की कोठरी में बंद है. His strength behind bars, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है. Stalking the length of his cage, अपने पिंजरे की लंबाई में धीरे से चुपके से चलते हुए. इग्नोरिंग विजिटर्स, जू में घूमने आने वाले लोगों को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए. पोएट देखता है कि टाइगर बालू सीमेंट की बनी हुई मजबूत कैदखाने की कोठरी में बंद है. उसकी पूरी ताकत सलाखों के पीछे है. वह अपने पिंजरे की लंबाई में धीरे धीरे चुपचाप चल रहा है. वह गुस्से में है. वह अपने विजिटर्स पर ध्यान नहीं देता है. वह उन्हें पूरी तरह इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसे पता है कि उनमें से कोई भी उसे छुड़ाने की नहीं सोचता है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. वह रात में आखिरी आवाज सुनता है. The patrolling cars, पेट्रोलिंग गाड़ियों की. And stares with his brilliant eyes, और अपनी चमकदार आंखों से देखता है. At the brilliant stars, चमकदार तारों को. पोएट कहता है कि टाइगर को रात में भी नींद नहीं आती है, क्योंकि वह दुखी है, परेशान है. वह रात की आखिरी आवाज पेट्रोलिंग गाड़ियों की सुनता है. वह तारों को आसमान में चमकते हुए देखता है. उसकी चमकदार आंखों को देखकर लगता है कि वह जंगल के अपने अच्छे दिन याद कर रहा है, और उसे उम्मीद है कि वह एक दिन फ्री होगा, मुक्त होगा और अपने प्राकृतिक आवास में दौड़ रहा होगा. आइए एक बार पूरा पोयम देखते हैं. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses, at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars.